हेलो बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और जो है इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, वो करते हैं। उसके बाद जो है हम जो है पीएमसी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स से पहले सबसे पहले आया था डाल्टन्स थ्योरी आई थी। डाल्टन थ्योरी ने क्या कहा था कि एक एटम है, डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन्स थ्योरी तो डाल्टन्स थ्योरी के मुताबिक, डाल्टन थ्योरी आइसोटोप से पहले जो है डाल्टन थ्योरी आई थी, उसने ये कहा कि जो एटम्स हैं, क्या बेटा, जो एटम्स हैं उनके जो है मासेस सेम है। मासेस क्या है? सेम है। तो ये किसने कहा था? ये हमारे पास कहा था कि डाल्टन्स ने कि ये डाल्टन थ्योरी ने ये कहा कि जो एटम्स हैं उनके जो है मासेस जो है सेम है या आइडेंटिकल है। उसके बाद ये कहा गया कि जो एटम्स हैं ना उसके मासेस जो है नॉट सेम और नॉट आइडेंटिकल्स। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि एटम मासेस आर नॉट आइडेंटिकल। इसीलिए क्लियर आपको नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटे अक्षर इसीलिए हैं क्योंकि मार्कस जो है मैंने न्यू लिए हुए हैं, तो इसी वजह से जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। सुबह तक जो है सही हो जाएंगे। तो जैसे लिखते लिखते तो एटम्स ऑफ सेम, तो क्या होते हैं? एटम के मासेस नॉट आइडेंटिकल होते हैं। तो इसके बाद अब हम आते हैं आइसोटोप से। जब इन्होंने कहा कि एटम के मासेस सेम नहीं है, तो इन्होंने जो है उसके बाद जो इजाद की वो की आइसोटोप्स की। किसकी बेटा? आइसोटोप्स की। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव having same molecular formula, having same number of having same having same atomic number, having same atomic number but different mass number. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट जो है डिफरेंट जो है मास नंबर, तो उसे हम कहते हैं क्या? सेविंग एटॉमिक नंबर। तो इधर N4 नंबर। तो एटम्स, ऐसे एटम जिसके सेम एलिमेंट के जो हैं सेम एटॉमिक नंबर्स हो और डिफरेंट जो है मास नंबर्स होते हैं, आइसोटोप कहते हैं। अब आइसोटोप को जो है दूसरे अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, वो देखें कैसे। आर, तो आइसोटोप्स को ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट क्या होगा बेटा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ protons, having same number of protons but different number of neutrons, but different number of neutrons in their nuclei। तो बेटा एटम्स जो है हमारे पास आइसोटोप्स की दो डेफिनेशन आ गई। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स जिसके पास सेम एलिमेंट जिसके सेम एटॉमिक नंबर्स होंगे बट डिफरेंट जो है उनका मास नंबर होगा। अब दूसरा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। तो ये इनकी दो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आप जहन में रख लें। अब हम आते हैं न्यूट्रॉन्स के एग्जांपल्स पे, सॉरी न्यूट्रॉन आइसोटोप के एग्जांपल पे। अब एग्जांपल पे आते हैं, देखें एग्जांपल पे। तो एग्जांपल पे सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन। एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन। तो बेटा कार्बन क्या होता है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं आप देखें। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, एक पोर्शन, 2 पोर्शन और तीसरा पोर्शन। एक होता है कार्बन 6 कार्बन 12, दूसरा होता है कार्बन 6 कार्बन 13, कार्बन 6 मास नंबर 14। तो ये बेटा इसके होते हैं आइसोटोप्स। अब आप देखें कि कार्बन के आइसोटोप्स में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ये था कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। तो देख लें आप। अब कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, कार्बन में प्रोटॉन 6 होते हैं और प्रोटॉन को Z से शो किया जाता है, एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है। प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे Z से शो किया जाता है। ये चीज आपको जहन में होगी। अब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। वो होता है N इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये है न्यूट्रॉन का फार्मूला। न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या कहता है कि एटॉमिक मास को हम माइनस कर दें किससे, एटॉमिक नंबर से। तो ये है बेटा किसका, न्यूट्रॉन फॉर्मूला। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है। अब न्यूट्रॉन का फार्मूला कैसे पता चलेगा, एटॉमिक नंबर को मास जो है, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करना। अब एटॉमिक मास इसका कितना है, 12 है, एटॉमिक नंबर इसका है 6, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो 6 इसमें आ गया न्यूट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है। तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आ जाए कार्बन 13 पे कि इस पे प्रोटॉन कितने होते हैं। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को शो करता है जिसकी सिंबल Z है, तो इसमें भी 6 आ गए। अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता है A माइनस Z, तो इसमें आएंगे 7। 13 से 6 करेंगे, 6 निकालेंगे तो आएंगे 7। तो अब इलेक्ट्रॉन्स इधर, सॉरी न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6 है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 6। अब इस पे आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन 6। तो ये किस फार्मूले से, न्यूट्रॉन के फार्मूले से हम न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इसका दूसरी जो डेफिनेशन थी वो इससे सेटिस्फाई हो रही है कि सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट इन न्यूट्रॉन नंबर्स इन देयर न्यूक्लियर। देख सकते हैं यहाँ आइसोटोप्स के। तो ये 3 आइसोटोप्स थे किसके, कार्बन के। और जो कार्बन का तीसरा आइसोटोप है इसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग कहते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी इसे कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ये रेडियो एक्टिव होता है और इसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। तो ये थे बेटा क्या, आइसोटोप्स कार्बन के। अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप्स थे कार्बन के, अब 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के भी। उसे भी डिफाइन करते हैं, कैसे होते हैं वो देखें आप। अब 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या बेटा, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, 3 पोर्शन बना लें आप। सबसे पहला होता है H1, एटॉमिक नंबर मास नंबर 1। दूसरा होता है H1 मास नंबर 2।
तीसरा होता है H1 मास नंबर 3। तो सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम। दूसरा होता है उसे कहते हैं ड्यूट्रियम। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये तीन इसके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो अब देखें इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे। एटॉमिक नंबर से देखेंगे तो एक प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मास से जो है एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो इसके जो है न्यूट्रॉन आ जाएंगे 0। इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 1। तो ये आ गया इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम क्या होता है, ड्यूट्रियम पे जो है हमारे पास प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 - 2 = 1, इलेक्ट्रॉन 1। तो ये थे न्यूट्रॉन्स। अब इसमें देखें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन्स 1। तो ऐसे जो है इसकी जो है हम जो है डिफरेंशिएशन इन तीनों को करते हैं। अब इनके अबंडेंस के बारे में आते हैं। अबंडेंस क्या होते हैं, इनके परसेंटेज होते हैं। तो किसका ज़्यादा परसेंटेज है, कल भी आपको बताया है मैंने, आज भी बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो प्रोटियम का होता है, जो होता है 99.98%। कितना होता है बेटा, 99.98%। अब किस पे आते हैं, ड्यूट्रियम के। ड्यूट्रियम का परसेंटेज कल आपको बताया 0.0156% होता है। इससे हम कहते हैं अबंडेंस। क्या कहते हैं बेटा, अबंडेंस। ये आपको चीज जहन में होनी चाहिए। अब तीसरा जो है इसका है वो है 10⁻−13। मेरे ऐसा 10⁻−13। ये है इसका क्या, 4 × 10⁻−13 है। सॉरी, 4 × 10⁻−13 है परसेंटेज किसका, ट्राइटियम का। तो इससे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं बेटा अबंडेंस। क्या कहते हैं, अबंडेंस कहते हैं। अब आ जाए कि ये तो हो गए हमारे पास। अब आइसोटोप्स पे आते हैं। तो ये तीन थे हाइड्रोजन के, ये भी आपको जहन में होने चाहिए। ऐसे ऐसे जो है प्रॉब्लम आते हैं तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अब आइसोटोप्स की जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सेम पोजीशन होती है। आइसोटोप्स की क्या होती है, आइसोटोप्स having same chemical properties। आइसोटोप्स की क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन किसमें, इन पीरियोडिक टेबल। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आइसोटोप्स होते हैं, उनकी सेम जो है केमिकल प्रॉपर्टी होती है और सेम पोजीशन होती है। किसमें होती है, वो आइसो पीरियोडिक टेबल में होती है। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं वो टिन के होते हैं। किसके होते हैं, वो टिन के होते हैं, जो होते हैं 11। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स होते हैं वो टिन के होते हैं, 11 होते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो रिलेटिव अबंडेंस के बारे में मैंने बताया। अब रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स कैसे मालूम किए जाते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कैसे मालूम किए जाते हैं, उस पे आए। तो रिलेटिव अबंडेंस हम कैसे मालूम करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस जो उसके परसेंटेज से किसके आइसोटोप्स के आपको बताया, तो उसको कैसे मालूम किए जाते हैं, वो मालूम किए जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे मेरे बेटे मालूम किए जाते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक मीटर होता है जो क्या करता है, इनके परसेंटेज को मालूम करता है। और ये क्या करता है, ये रिलेटिव अबंडेंस से आइसोटोप को भी अलग करता है।
डिफ्रेंशिएट करता है किसको? आइसोटोप को। आइसोटोप को डिफ्रेंशिएट करने का भी काम किसका होता है? वो भी मास स्पेक्ट्रोमीटर का होता है। रिलेटिव अबंडेंस उसे कहते हैं। रिलेटिव अबंडेंस से हम आइसोटोप को अलग कैसे करें, वो भी मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें जो है करवाता है। अब कैसे अलग किए जाते हैं वो आप देखें, कैसे आपको मैं जो है एक एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे हमने जो है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आएंगे, जैसे हम रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, जैसे अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोलियम को अलग करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। तो ऐसे भी इसमें होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है, आप सपोज करें एक बीकर लेते हैं हम, इसमें हमने ले लिया एक बीकर। अब एक इसने में मैंने क्या लिया बेटा, एक बीकर लिया। एक बीकर में हमने क्या रखा है, एलिमेंट को रखा है। बीकर में हमने क्या रखा है, एलिमेंट। अब बीकर में जो हमने एलिमेंट रखा है, इस एलिमेंट को हम देंगे हीट। इस एलिमेंट को हम देंगे क्या, जब हम इस एलिमेंट को हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा वेपर में। तो ये क्या कर रहे हैं हम जो है, रिलेटिव अबंडेंस मास स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम आइसोटोप को डिफरेंशिएट अलग कर रहे हैं। कैसे आइसोटोप अलग करते हैं, जैसे हमने हमने एलिमेंट लिया, उसको हीट दी, अब इसको क्या किया हमने, वेपर की फॉर्म में तब्दील कर दिया। अब जो इसके वेपर्स हैं, अब इस वेपर्स को हम हाई इलेक्ट्रॉन बीम में से जब इसे गुजारेंगे, किस में से गुजारेंगे, हाई इलेक्ट्रॉन बीम। इस वेपर्स को जब हम हाई इलेक्ट्रॉन बीम में से गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो बेटा ये हो जाएंगे आयोनाइज। अब आयोनाइज का मतलब क्या है, आयोनाइज का मतलब क्या है, ये आयंस रिलीज करेंगे। जब इसे जो है वेपर्स में करेंगे तो ये क्या करेंगे, आयंस रिलीज करेंगे। अब जो ये आयंस रिलीज हो गए तो इसे मास टू चार्ज रेशो में रखेंगे। जब इस आयंस को हम जो मास और चार्ज रेशो में अलग करेंगे, मास और चार्ज रेशो, जब इसे मास और चार्ज रेशो में हम करेंगे तो इसके क्या होंगे, ये जो है अलग हो जाएंगे, अलग होके डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे और हमें अलग अलग किस्म के आइसोटोप मिल जाएंगे। तो ऐसे होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, हम जो है किसी भी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप को निकालते हैं, किससे, रिलेटिव अबंडेंस की मदद से। जो ये सारा प्रोसेस ऐसे होता है कि एक एलिमेंट लिया, उसे वेपर दिया, वेपर को हाई इलेक्ट्रॉन बीम से गुजारा, उसे आयोनाइज किया, आयंस बन गए। अब आयंस की जब हम चार्ज और मास रेशियो करेंगे तो हमें दूसरे किस्म के आइसोटोप्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास था क्या बेटा, ये मेरे बेटे हमारे पास था आइसोटोप्स। क्या था, ये था हमारे पास अब आइसोटोप्स, टोटल आइसोटोप्स कितने होते हैं, रिलेटिव अबंडेंस आप समझ गए होंगे, जो परसेंटेज होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। अब टोटल जो हमारे पास है आइसोटोप्स कितने होते हैं नेचर में, तो वो होते हैं 280 आइसोटोप्स प्रेजेंट इन नेचर। तो 280 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में, जिसमें हमारे पास 40 आइसोटोप्स, कितने बेटा, 40 आइसोटोप्स वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो वो बेटा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आ जाता है। ये पीएमसी में नहीं है, मगर मैं जो है आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ कि क्या पता इसमें से जो है क्वेश्चन। अब हमारे पास 300 आइसोटोप्स और भी हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि 280 आइसोटोप्स है, अब 300, अब जो 300 आइसोटोप्स हैं वो हम सेल्फ मेड करते हैं, हम खुद उसे बनाते हैं। वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव की मदद से हम जो है उसे बनाते हैं। मगर क्या होता है, ये सारे के सारे 300 के 300 अनस्टेबल होते हैं।
तो ये सिर्फ आपकी जो है नॉलेज में होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। अब आइसोटोप्स, अब मास, अब मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट भी हैं, कुछ ऐसे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स भी हैं। क्या है बेटा? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अब कुछ ऐसे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स भी हैं। अब वो कौन से हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स बोलते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ दो लिखा रहा हूँ जो आप याद रखने, जो मेन होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है गोल्ड और आयोडीन। तो ये टेस्ट में पूछा जाता है, मगर ये भी नहीं पूछे जाते, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मगर क्या पता आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होते हैं। अब मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, तो ये हमारे पास आइसोटोप का चैप्टर जो है, और चैप्टर को सॉरी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम एवरेज एटॉमिक मास में नियोन का मास निकालते हैं, वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो नियोन का भी आता है, तो आपको ज़रा जहन में होना चाहिए कि नियोन का हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कई बार टेस्टों में पूछा जा सकता है। एवरेज एटॉमिक मास मैंने आपको कल भी पढ़ाया, मगर हम नियोन का आज निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन कल मैंने आपको पढ़ाया। अब नियोन के कितने आइसोटोप होते हैं? नियोन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, सॉरी। तो तीन आइसोटोप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नियोन, सबसे पहला भी नियोन होता है, सबसे दूसरा भी नियोन होता है, सबसे तीसरा भी नियोन होता है। तो ये क्या बहुत बात होगी। तो सिर्फ इसके जो है मास डिफरेंट होते हैं। तो ये बेटा क्या है? नियोन के आइसोटोप्स है। अब नियोन के जो हैं आइसोटोप्स ऐसे होते हैं। अब इसकी जो परसेंटेज आपको पता है, सबसे ज्यादा इसका परसेंट, तो नियोन का सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है? वो होता है 19.92%, फर्स्ट आइसोटोप का। अब इसके सेकेंड आइसोटोप पे आते हैं। सेकेंड आइसोटोप इसका कौन सा होता है? तो बेटा नियोन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता। अब पहले का जो है 90.92% है। अब दूसरा जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज है 0.26 है। अब जो तीसरा इसका आइसोटोप है उसका परसेंटेज है 8.82% है। अब ये हमारे पास निकला नियोन का क्या परसेंटेज। अब हमने नियोन का परसेंटेज निकाला, अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया है कि कैसे निकलता है। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, अब तो बेटा ये कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है कि जो इसका मास होगा उसको उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका टोटल जो परसेंटेज है वो 100 ही है। तो अब देखें अब ये कैसे होगा। ये ऐसे होता है जैसे आप देखें यहाँ पे है 20 मास, मल्टीप्लाई करेंगे इसके परसेंटेज से, वो है 90.92। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका दूसरा परसेंटेज है जिसका मास है 21 और उसका परसेंटेज 0.26। अब और मल्टीप्लाई, अब ये जो प्रोडक्ट है ये अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इनको प्लस करेंगे। अब प्लस करके दूसरा प्रोडक्ट रखेंगे, 22 जो है इसका मास है, मल्टीप्लाई करेंगे 8.82 से। अब इनको जब डिवाइड करेंगे 100 से, क्या करेंगे बेटा? इसको जब डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका लास्ट जो परसेंटेज निकलेगा, क्या निकलेगा? इसका जो लास्ट परसेंटेज निकलेगा ना, वो निकलेगा, कितना निकला है? वो निकला है 20.18। अब 20.18 निकला, तो ये किसके नजदीक जा रहा है? तो ये जो नजदीक जा रहा है इसका फर्स्ट परसेंटेज, जिसका हाई परसेंटेज है वो ये है। कल भी मैंने बताया कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसके नजदीक उसका एवरेज मास जाएगा। तो ये कल भी मैंने आपको बताया है, आज भी आपको जो है मैंने बता दी। अब इसमें ये ऐसे नहीं आएगा, ये एमसीक्यू आ भी नहीं सकता। अगर आएगा तो बिल्कुल इजी आएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस किस आइसोटोप्स के साथ जो है इसका जो है एटॉमिक मास जाएगा। अब आप देखें कौन सा आइसोटोप, तो वो ये नहीं जाएंगे, आपको आप पता ही नहीं है। हाइड्रोजन का आ सकता है,
ये हाइड्रोजन का मेन है, हाइड्रोजन का आता ही आता है। तो हाइड्रोजन आप ध्यान में रख लें कि हाइड्रोजन का क्या पता बेटा आ सकता है, बकाया नहीं आ सकते मगर हाइड्रोजन का आ सकता है। तो हाइड्रोजन का पता होना चाहिए कि किसके साथ ज्यादा जाता है, तो प्रोटियम के साथ ज्यादा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बेटा ये आपको पता होना। अब आते हैं पीएमसी के टॉपिक पे, ये तो हमारे पास था इंट्रो। अब एक्चुअल पीएमसी का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड एनालिसिस, पीएमसी, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एनालिसिस। अब कंपाउंड एनालिसिस क्या होता है? कंपाउंड एनालिसिस होता है, कंपाउंड एनालिसिस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटे? दो टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? क्वालिटेटिव होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि टाइप या काइंड का पता लगाते हैं एटम के कंपाउंड का, कि क्या काइंड है, काइंड आर टाइप ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। अब कंपाउंड के जो है इसमें जो है हम टाइप्स या जो है काइंड पता लगाते हैं एटम्स के कंपाउंड में, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में हमारे पास आता है जिसमें हम साल्ट एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव में साल्ट एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव में हम करते हैं क्या है? क्वालिटेटिव में हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वालिटेटिव में बेटा हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेटा डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जो है क्वालिटेटिव में करते हैं। अब दूसरा हम इसमें क्वालिटेटिव में हमारे पास साल्ट एनालिसिस भी होता है, साल्ट एनालिसिस। अब साल्ट एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हमें आयंस मिलते हैं, जिसमें हमारे पास आयंस बनते हैं। तो ये भी क्वालिटेटिव जो है क्या है? ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव है एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव के बाद आता है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव में हम जो है वो क्या करते हैं, मासेस ऑफ एलिमेंट लेते हैं, निकालते हैं। क्या करते हैं? मासेस ऑफ एलिमेंट, मोल रेशियोज, सिंपलेस्ट मोल रेशियोज, सिंपलेस्ट मोल रेशियोज, ये सारी चीजें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हम क्या किस में निकालते हैं बेटा? ये हम निकालते हैं क्वांटिटेटिव में। तो ये थे हमारे पास कंपाउंड। अब इनका जो है कंपाउंड, अब आते हैं इनमें एम्पिरिकल फार्मूला पे। आ जाए बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको जहन में भी होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला में हम क्या करते हैं? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट क्या करते हैं? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हासिल करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हासिल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या मिलती है? रिजल्ट। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हम जो है रिजल्ट हासिल करते हैं, ये हम किस में करते हैं? ये हम करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला में। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कैसे मालूम करते हैं? इन दोनों प्रोसेस से, बोथ प्रोसेस ऑफ, कैसे? इन दोनों प्रोसेस से, बोथ प्रोसेस। अब एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो इन दोनों प्रोसेस से, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, इन दोनों प्रोसेस से हम क्या करते हैं?
एम्पेरिकल फार्मूला को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उनकी जो है रिजल्ट हासिल करते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूले की जो है आप डेफिनेशन पे आ जाएं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन है कि एम्पेरिकल फार्मूला, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला विच शोज विच शो कर सकता है या रिप्रेजेंट शो आर रिप्रेजेंट आर एक्सप्रेस, क्या किस चीज को एक्सप्रेस। एम्पेरिकल फार्मूला वो होता है जो क्या करता है, शोज करता है या रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जो क्या करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को क्या करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कंबाइनिंग, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कंबाइनिंग ऑफ simplest whole number ratio of combining atoms in a compound, combining atoms in a compound। तो इसे कहते हैं क्या बेटा, एम्पेरिकल मोल रेशियो। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जब कंबाइनिंग हम एटम्स करते हैं कंपाउंड में, जब कंपाउंड का कंबाइनिंग एटम से कंपाउंड बनाते हैं उसका सिंपलेस्ट मोल रेशियो। अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं कि सिंपलेस्ट मोल रेशियो के एग्जांपल्स क्या है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल। अब सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ग्लूकोज का। क्या बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सबने सुना हुआ होगा, जिसका फार्मूला है C6H12O6। अब इसका सिंपलेस्ट कैसे होता है, सिंपलेस्ट इसका ऐसे निकालेंगे। अब एम्पेरिकल फार्मूला इसका कैसे निकालेंगे, अब इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना वो ऐसे निकालेंगे कि अब देखेंगे इस कंपाउंड में सबसे जो लीस्ट नंबर कौन सा है। तो लीस्ट नंबर इसमें आप 12 के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है, 6 के नीचे और कोई हो है मगर लिखा नहीं हुआ, तो 6। अब सबसे लीस्ट इसमें 6। अब 6 को इन तीनों से डिवाइड करेंगे। अब जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1, तो ये आ जाएगा CH2O। अब ये आ गया CH2O। अब ये इसका रेशो आ गया 1:2:1। तो ये है एम्पेरिकल फार्मूला, इसे कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ये सवाल पहले साल पीएमसी की फर्स्ट टेस्ट जो पहले दिन थी उसमें ये सवाल आया हुआ है कि ग्लूकोज का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये पीएमसी की सबसे पहली टेस्ट में आया हुआ है। क्या बेटा, ये आया हुआ है। अब ये क्या था, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल। अब हम निकालते हैं एसिटिक एसिड का। किसका निकाल रहे हैं अब हम, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C2H4O2। ऐसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है C2 2 का कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ऐसे नहीं। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालें, कैसे निकालता है। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हम निकालेंगे तो आपको पता है सबसे लीस्ट नंबर को इसे डिवाइड करेंगे। अब इस कंपाउंड में जो प्रेजेंट हो, इस कंपाउंड में सबसे लीस्ट 2 प्रेजेंट है, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 2 1, तो ये आ गया CH2O 1:2:1।
अब 1:2:1 आ गया। अब आप देखेंगे ग्लूकोज का और एसिटिक एसिड का फार्मूला जो है ना वो क्या है, सेम है। तो एम्पेरिकल फार्मूला जब सेम होगा तो उसे कहेंगे सेम एम्पेरिकल फार्मूला, देन सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। अगर इन दोनों का सेम एम्पेरिकल फार्मूला तो इन दोनों की परसेंटेज की कंपोजिशन भी सेम होगी। तो ये चीज आपको याद करनी होगी। सेम एम्पेरिकल फार्मूला, देन सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन भी सेम होगी अगर सेम एम्पेरिकल फार्मूला है। तो ये चीज भी आपको जो है याद रखनी है कि सेम एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन भी होगी। अब जैसे आप देख लें बेंजीन। अब बेटा हम आते हैं बेंजीन पे। अब बेंजीन का आपको पता है क्या है, बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अब C6H6 इसको जो है सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक एक, क्योंकि 6 ही है इनमें से, इस कंपाउंड में 6 ही प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा क्या होगा, CH 1:1 में। तो ये आ गया हमारे पास बेंजीन। अब हम लेते हैं इथाइन। अब आप ले लें इथाइन को। अब इथाइन का फार्मूला क्या है, क्या है फार्मूला बेटा इथाइन का, C2H2। क्या है फार्मूला बेटा, इथाइन का फार्मूला है C2H2। अब C2H2 इनमें से सबसे, इन कंपाउंड में सबसे लीस्ट नंबर है 2, तो उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब इसका भी आ गया CH 1:1 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी दो कंपाउंड दे सकते हैं, 3-4 कंपाउंड देंगे, आप पूछेंगे इनमें से किसी किन दो की जो है परसेंटेज कंपोजिशन सेम हो सकती है। तो आप कैसे पता लगाएं, आप देखेंगे कि उनका जब सेम एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो उसकी सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन होगी। ये आप जो है देखें। तो किसकी जो है, अब हमारे पास जो है किसका जो है, अब ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड जिसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वाटर, जिसका EM एम्पेरिकल फार्मूला, सॉरी EF इज इक्वल टू MF, जिसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उसमें हमारे पास वाटर आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, ये भी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, और भी एक दूसरा कंपाउंड जिसे हम सक्रोज कहते हैं। सक्रोज का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, वो होता है C12H22O11, जिसमें हमारे पास सक्रोज भी आता है। क्या आता है बेटा, सक्रोज भी आता है। तो ये हमारे पास थे कि जिसके एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब डिटर्मिनेशन, अब इसका लास्ट जो है वो है कि डिटर्मिनेशन, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को, कैसे एम्पेरिकल फार्मूला हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला क्या बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहला जो है स्टेप, हम जो है किससे, अब डिटरमाइन कैसे करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को, एम्पेरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय किससे, किसके, आप जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। डिफरेंट कंपाउंड को जब हम क्या करेंगे, जब डिफरेंट कंपाउंड के जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब उनको जो है, जब डिफरेंट कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनकी जो रिजल्ट मिलेगी उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, उसे हम। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड, एम्पेरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय, एम्पेरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट ऑफ, बाय द रिजल्ट ऑफ किससे, बाय द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड के एक्सपेरिमेंट से।
तो अब डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। डिटेक्शन of element is given by compound। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय कंपाउंड। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हम कैसे करते हैं, आपको पहले ही बताया। वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है बेटा क्वालिटेटिव प्रोसेस, जिसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। वो होता है सेम, इससे हमें क्वालिटेटिव। तो ये डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, ये होता है क्वालिटेटिव प्रोसेस। अब हमारे पास दूसरा है, दूसरा स्टेप इसका कौन सा है, दूसरा स्टेप इसका है वो है क्या, फाइंड आउट मासेस ऑफ एलिमेंट। तो फाइंड आउट मासेस ऑफ एलिमेंट। अब मासेस ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस था, वो था क्वांटिटेटिव। तो फाइंड आउट मासेस के लिए हमारे पास जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज मासेस के एलिमेंट मालूम कर सकते हैं, एलिमेंट के मासेस परसेंटेज सिंपल मोल रेशियो हम क्वांटिटेटिव में मालूम करते हैं। अब आते हैं इनके तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है फाउंड आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तीसरा स्टेप है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो ऐसे डिटरमाइन होता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका चौथा स्टेप है वो है फाइंड आउट मोल रेशो। चौथा इसका स्टेप है वो है फाइंड आउट मोल रेशो। फाइंड आउट मोल रेशो जो है इसका चौथा स्टेप। अब मोल रेशो का फार्मूला क्या है, मोल रेशो कैसे फाउंड होता है। तो मोल रेशो फाउंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास है मोल रेशो। तो इसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये चीज याद रखनी है, आगे प्रॉब्लम में काम आएगी। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अब ऐसे नहीं आपको याद होगी। अब ये स्टेप आप अब कहाँ बैठ के एंट्री में आप करेंगे, उसकी ट्रिक्स भी हैं, वो आगे देंगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे, तो उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसका लास्ट जो है ना वो है कौन सा नंबर प्रोसेस, पांचवा नंबर जो है इसका है वो है कि फाइंड आउट सिंपलेस्ट मोल रेशियो। पांचवा नंबर इसका है फाइंड आउट मोल रेशो। अब मोल रेशो फाइंड आउट कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो, सॉरी यहाँ पे आएगा सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट मोल रेशो मालूम करने के लिए हमारे पास है फार्मूला, वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो के लिए हमारे पास फार्मूला है सिंपलेस्ट रेशो। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला वो है मोल रेशो। मोल रेशो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट रेशो, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे होते हैं, ये जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा ये हैं इनके स्टेप। तो सिंपलेस्ट रेशो का फार्मूला है मोल रेशो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला वो जो हम डिटरमाइन करते हैं वो हम कंबंशन एनालिसिस की मदद से भी कर सकते हैं। ये स्टेप याद होने चाहिए, इसका आप जो है लिख लें आप। तो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपल रेशो के लिए हमारे पास और भी तरीके, वो सब। अब जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
विथ द हेल्प ऑफ कंबशन एलिमेंट। कौन सा है बेटा हमारे पास? वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे मालूम करेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with the help of combustion एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस की मदद से भी हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम जो है कंटेनिंग करेंगे ऑर्गेनिक। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तीन मैंने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको एज अ कंप्लीट कंबशन के लिए इसको हम क्या करेंगे? एज कंप्लीट कंबशन इसको हम क्या करेंगे? एज अ कंप्लीट कंबशन टू। इसको जब हम कंप्लीट कंबशन के लिए करेंगे तो अब कंप्लीट कंबशन किसे करेंगे? तो इन अ कंप्लीट कंबशन इन अ कंबशन ट्यूब। तो इसकी कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट कंबशन कैसे करेंगे? वो हम करेंगे किसमें? एक कंबशन ट्यूब में। कंबशन ट्यूब में जब हम ऐसे कंप्लीट कंबशन ट्यूब में करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ट्यूब इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपको पता है जब भी हम कंबशन करते हैं तो उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ये भी आपको पता है। अब कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हमने तीन कंपाउंड लिए कंप्लीट कंबशन की, ये कंबशन ट्यूब में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसे भी हम जो है एब्जॉर्ब कैसे करें? तो उसे करेंगे इन दी कंबशन ट्यूब। उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दी कंबशन ट्यूब। कंबशन ट्यूब में एक कंपाउंड हम मिक्स करेंगे जिस कंपाउंड का हमारे पास नाम क्या है? इन दी कंबशन ट्यूब, जिसमें हम मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन और O4 ये कंपाउंड हमारे पास है, जो हम क्या लेंगे? जो हम यूज करेंगे, ये कंपाउंड हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो बचा है तो ये कंपाउंड हम यूज करेंगे टू एब्जॉर्ब्ड। ये कंपाउंड हम यूज करेंगे टू एब्जॉर्ब्ड वाटर। ये कंपाउंड हम यूज करेंगे एब्जॉर्ब वाटर करने के लिए। और 50% KOH यूज करेंगे। 50% KOH यूज करेंगे क्यों? विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, विच एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इन कंबशन में हम क्या करते हैं? ट्यूब जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बचते हैं तो उसे भी एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक कंपाउंड लगाते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा 50% KOH लगाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बेटा? जो करता है एब्जॉर्ब। अब इनका एक एग्जाम्पल ले लें और उसके बाद जो है क्लास कंप्लीट करते हैं और कल जो है इसके प्रॉब्लम भी कर लेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें जिसमें डेटा में मैं लिख रहा हूँ, ये हम ले लें आप डेटा। तो डेटा में मैं लिख रहा हूँ कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लेते हैं बेटा? हम लेते हैं डेटा में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लेते हैं तो वो कितना है? वो है हमारे पास 0.539 0.4539 0.4539%। तो ये हमने लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लिया किसमें? ग्राम में। सॉरी परसेंटेज नहीं, ये हमने लिया ग्राम। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास लेते हैं, वही सेम प्रोसेस कर रहे हैं। हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मास हम लेते हैं 1.039।
0.039 ग्राम मास लिया मैंने किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर का भी मास लेते हैं, तो 3 ही कंपाउंड आ गए ऑर्गेनिक, हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन। अब देखें वाटर का भी हम मास लेते हैं, वो लेते हैं 0.0369 ग्राम। तो ये मैंने मास ले लिया किसका बेटा, वाटर का। अब वाटर का भी हमने मास ले लिया, अब इसे क्या करेंगे। अब आपको पता है सबसे पहला जो स्टेप था वो कौन सा स्टेप था, सबसे पहला था डिटरमाइन एलिमेंट इज गिवन बाय। एलिमेंट डिटरमाइन करते तो वो स्टेप कंप्लीट है, हमें एलिमेंट डिटरमाइन हो गए। कार्बन भी एलिमेंट पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब जो है दूसरा स्टेप को हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, फाइंड आउट मासेस ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेप था ना, उसको हम फर्स्ट लिखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे मासेस ऑफ एलिमेंट को। चले बेटा फाइंड आउट करते हैं मासेस ऑफ एलिमेंट को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मास ऑफ कार्बन इज डिटरमाइंड बाय। तो इसमें जब हम फाइंड आउट मासेस ऑफ एलिमेंट करेंगे तो किसका एलिमेंट, कार्बन का मास कर रहे हैं फाउंड। तो मास एलिमेंट इसमें कार्बन है, इसमें H है, इसमें O है, तो ऑक्सीजन भी है। तो अब मास ऑफ कार्बन का जो है करते हैं, तो मास ऑफ कार्बन क्या करते हैं बेटा, मास ऑफ कार्बन इज डिटरमाइंड फ्रॉम, मास ऑफ कार्बन इज डिटरमाइंड फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो हम मास डिटरमाइन करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे। तो देखें कैसे करें। अब मास ऑफ कार्बन को हम डिटरमाइन करते हैं, तो देखें कैसे करेंगे। मास ऑफ कार्बन ये ले लिया मैंने मेरा मास ऑफ कार्बन। अब इसको डिटरमाइन करेंगे तो हम लेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ग्राम में दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे होगा, अब 1 मोल हमारे पास कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास है 12, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 1.039। तो जो भी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कार्बन का क्या होगा, वो बेटा वो होगा कार्बन का मास। तो ये होता है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे मालूम करेंगे, देखें जल्दी करें, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। तो मास ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए सेम प्रोसेस है, वो भी कैसे होगा, जिस उसमें हम लेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हम लेंगे क्या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल लेंगे वाटर का, क्योंकि वाटर से कर रहे हैं तो 1 मोल लेंगे हम किससे, वाटर से, और मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर वो भी दिया हुआ है तो वो भी आप कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल है 2 ग्राम, 2 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, और मल्टीप्लाई जो इसका मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.639। तो ये करेंगे तो ये भी जवाब आ जाएगा। अब हम जो है इसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे वो है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। स्टेप 2 परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये सेम सेम। अब इसका फार्मूला होगा मास ऑफ एलिमेंट अपन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये प्रोसेस होता है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप है। अब इसका सिंपल मोल रेशियो और मोल रेशियो निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, इसका प्रॉब्लम लेके आएंगे इंशाल्लाह।